Dr. Poonam, is he visible? Yes. Now you are visible. Okay, sir. Hello. So our next session will start by Dr. Anil Kumar. Let me introduce first. He is present working as assistant professor at STM PG College, Bilhor, Kanpur. He has more than 60 years experience with quality research, including book chapters, research paper published in Eastern Anthropologist, Indian Journal of Medical Research, Diabetes Research and Clinical Practices. He has been associated with UNICEF as divisional consultant for State Nutrition Mission UP program, coordinator UP State for National Family Health Survey, and with SGPGI MS Lucknow for osteoporosis study. You are resource person in the various training programs held at Institute of Cooperative and Corporate Marketing Research and Training, Lucknow. Also Deen Dayal Upadhyay State Rural Development, Lucknow. So you have a rich experience of working with community as well as with civil society organization. So sir, please come and tell us about how sample and how to make interview schedule and questionnaire. Dr. Anil Kumar. Sir, continue कीजिए. सर कंटिन्यू करिए. हेलो. हाँ जी. हेलो. हाँ हम लोग सुन रहे हैं. I am visible. Yeah. Yes. थैंक यू मैडम. आज का जो टॉपिक है, हालांकि इनमें बहुत समय चाहिए होता है, लेकिन एक तो सैम्पलिंग के बारे में है. तो सैम्पलिंग के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन तो आप लोगों को हर कुछ किताब में मिल जाएगी, जितनी भी रिसर्च मेथड्स की हैं. एक चीज ध्यान रखने की है कि सैंपल साइज हम कैसे कैलकुलेट करें, और खास तौर से सोशल साइंस के जो रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आमतौर पर 300 या उसके आसपास रिसर्च जो क्वांटिटेटिव के लिए जरूरत होता है. क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए आपको उसके डिपेंड करता है क्वालिटी पर, ना कि क्वांटिटी पर. तो क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए सिंपल साइज का नंबर से मतलब नहीं होता, उसकी क्वालिटी से मतलब होता है. दैट में बी 1 पर्सन, दैट में बी 20 और 10%. क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए सिंपल साइज इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें हमें हाइपोथेसिस भी टेस्टिंग करनी होती है. रिसर्च क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें डेटा को अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए परसेंटेज और नंबर्स में, न्यूमेरिक्स में हमें प्रेजेंट करने की जरूरत होती है. तो आमतौर पर सोशल साइंस रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 300 से के आसपास सिंपल साइज की जरूरत होती है. और इसके लिए एक टैरो यामाने की एक बुक है, स्टैटिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस. उसमें एक बहुत सिंपल सा फार्मूला दिया हुआ है. उस फार्मूला को मैं दिखा रहा हूं, और इस फार्मूले के एक एग्जांपल भी दिया हुआ है. इसको अगर एनालिसिस करेंगे तो स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिलेगी. ये फार्मूला है, इसमें n इक्वल टू n अपान कैपिटल N अपान 1 प्लस NE स्क्वायर. इसमें अगर हम एक एग्जांपल लें कि 500 मान लीजिए हमारा यूनिवर्स है, क्योंकि हमें जब सिंपल साइज डिसाइड करना होता है तो 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं. एक तो हमें यूनिवर्स कितना लार्ज है, दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल हम कितना रख रहे हैं. आमतौर पर सोशल साइंस रिसर्च में 95% कॉन्फिडेंस लेवल लेते हैं. हेल्थ रिसर्च में कई बार हम 99% तक लेते हैं, लेकिन सोशल साइंस में 90%. कहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी है तो 90% भी लेते हैं. तो इसमें अगर हम 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर अगर देखें, 500 अगर हमारा यूनिवर्स है, तो उसमें n इक्वल टू 500 अपान 1 प्लस 500 और ब्रैकेट में 0.05, क्योंकि वो जो 95% है उसको हम लिखने में जब लिखते हैं 0.05 इसका स्क्वायर, और फिर ये कैलकुलेट करके 222 सिंपल साइज आ जाएगा. तो ऐसे ये एक सिंपल फार्मूला है, और इससे हम आमतौर पर निकाल सकते हैं रिसर्चर्स. और इसके लिए अगर डिटेल में अगर पढ़ना है
सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए। तो मल्होत्रा एंड दास की, नरेश मल्होत्रा एंड दास की बुक है मार्केटिंग रिसर्च, उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। दूसरी चीज, हमें एरर अवॉइड करना है, और एरर हम तभी अवॉइड कर सकते हैं जब हमारा डेटा किस तरह का लेना है, डेटा की नेचर क्या है, इस पर बहुत सारी चीजें, सैंपल साइज के साथ साथ सैंपल क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले जिस भी हम रिसर्च को कर रहे हैं, उस रिसर्च के लिए हमें इंडिकेटर्स, वेरिएबल्स डिफाइन कर लेने होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग कितने लार्ज स्केल पर हमें हमारी यूनिट ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, यानी ये नहीं कि जो है हमें पहले से ही तय कर लेना है कि कितना सैंपल है, हमारा हम किस लेवल पर प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हम एनएफएचएस का अगर सैंपलिंग देखें तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेटा को फर्स्ट यूनिट पर जो प्रेजेंट करते हैं, डिसैमिनेट करते हैं, तो डिसैमिनेशन लेवल है उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग वो सैंपल साइज डिसाइड करते हैं। सोशल साइंस के रिसर्चर्स कुछ पर्टिकुलर एक दो डिस्ट्रिक्ट, उसके कुछ विलेजेस को आइडेंटिफाई करके अपने सैंपल में लेते हैं। तो हमारे लिए हो सकता है कि यहाँ पर विलेज होगा यूनिट, जिसमें हम डिसैमिनेशन में यानी प्रेजेंटेशन में डेटा का वो डिफाइन करेंगे। तो ये दो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है सैंपल साइज डिसाइड करने के लिए। सैंपलिंग एरर बायसनेस से भी आ सकते हैं, और वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। और दूसरा जो टॉपिक मेरे लिए दिया गया है वो है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट रिसर्च क्वेश्चनर और इंटरव्यू शेड्यूल। अपने आप देखना सीखो। हेलो, Please mute yourself. इरेजर कहाँ है? ये कोई I request to all participants, आवाज please कर रहा mute है। yourself. Please हेलो, शुरू कीजिए। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल एंड क्वेश्चनर। तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को पहले ही हम क्लियर कर दे रहे हैं। आज की तारीख में बहुत सारे जो मार्केट रिसर्च की बुक हैं, या इवन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो इंटरव्यू शेड्यूल हैं, यूज वो इंटरव्यू शेड्यूल के रूप में होते हैं, लेकिन वो लिखते एक क्वेश्चनर हैं। तो गैप जो क्वेश्चनर और इंटरव्यू शेड्यूल के बीच में है, इसको धीरे धीरे लोग कम करते जा रहे हैं। लेकिन सोशल साइंस के रिसर्चर्स इंटरव्यू शेड्यूल टर्म यूज करते हैं, और जो मार्केट रिसर्च वाले हैं वो क्वेश्चनर ज्यादा, क्योंकि उसको मेलिंग करते हैं और लोगों को, चाहे वो पहले तो जैसे डाक से भेजते थे क्वेश्चनर, अब ईमेल से या अपने मोबाइल से, या आजकल और भी मेथड्स हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स हैं, या CS एंट्री से, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, और CS प्रो के माध्यम से भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चनर भी यूज होते हैं, ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी, और इंटरव्यू शेड्यूल भी इस्तेमाल होते हैं। तो हम गैप पर न जा करके कि कहाँ पर क्वेश्चनर और इंटरव्यू शेड्यूल में गैप हैं, जो खास तौर से लीडिंग कर रहे हैं आजकल मार्केट रिसर्च के लोगों के बुक से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। IIPS के भी मैंने इंटरव्यू शेड्यूल्स को देखा, उस पर अब मिसप्रिंट कहिए या उन लोगों का अंडरस्टैंडिंग में कुछ गड़बड़ी है। खैर, तो क्या चीजें हमें इंटरव्यू शेड्यूल या क्वेश्चनर को डेवलप करने में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तीन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं कि आप क्वेश्चंस को इस रूप में फ्रेमवर्क करिए जिससे कि उत्तरदाता वो समझ पाए हमारे उत्तर को देने के लिए, जैसा हम उत्तर चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रश्न के सापेक्ष में। दूसरा उद्देश्य है कि ये ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए जो कि उत्तरदाता को मोटिवेट करें, उसमें उत्तर देने में, या इंटरव्यू या साक्षात्कार करते समय वो लगातार आपके साथ इन्वॉल्व रहे, भागीदारी निभाए, और साथ में वो बोर ना हो, मोटिवेट रहे, इनकरेज होता रहे आगे प्रश्न के उत्तर देने के लिए। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि इट शुड मिनिमाइज रिस्पॉन्स एरर, क्योंकि हम जो भी डेटा ले रहे हैं उससे रिसर्च में हमें कोई एरर ना आए,
ऐसे तो डेटा तो जो है एक लेमैन पर्सन भी कलेक्ट करता है या मीडिया के पर्सन्स भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, तो उसको हम रिसर्च नहीं कह सकते हैं। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें प्रश्नावली बनाते समय बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और हम जब भी रिसर्च करें तो पहले, अभी डॉक्टर श्वेता मैडम ने बताया रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बिना आप ना तो इंटरव्यू शेड्यूल डेवलप कर सकते हैं, ना हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं, ना ही कोई भी चीज। तो सबसे पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब आप करते हैं तो उसमें रिव्यू ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल्स भी करने की जरूरत होती है। खास तौर से जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का इंटरव्यू शेड्यूल्स वेबसाइट पर मिल जाएंगे, चाहे वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और अब तो 5th राउंड भी आने वाला है, हालांकि अधूरा अटक गया कोरोना की वजह से, लेकिन काफी कुछ सर्वे हो चुका है। एनएसएसओ का, डीएलएचएस के, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनायर्स भी हैं, इनका भी रिव्यू करिए और आपके जो प्रश्न हैं, आपके जो इंडिकेटर्स हैं, उनके सापेक्ष जो प्रश्न मिलते हैं उनमें देखिए कि कैसे प्रश्न पूछने के तरीके अपनाए गए हैं, कैसे उसमें स्किप ऑर्डर किया गया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को करना है। अब हमें क्वेश्चनायर को डेवलप करने से पहले इंडिकेटर्स, कौन से प्रश्न हमें इंटरव्यू शेड्यूल या क्वेश्चनायर में रखने हैं, कौन से इन सूचनाओं को हमें एफजीडी के माध्यम से लाना है, कौन से प्रश्नों को या सूचनाओं को हम इन डेप्थ इंटरव्यू के माध्यम से लाएंगे, कौन से प्रश्नों को हम पीआरए या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से लाएंगे। तो अलग अलग मेथड से हर एक सवाल का उत्तर इंटरव्यू शेड्यूल से या प्रश्नावली से नहीं लाया जा सकता है, इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए अभी श्वेता मैडम ने भी जिक्र किया था कि मिक्स मेथड अप्रोच चल रही है। तो आजकल जो रिसर्च है उसमें मिक्स मेथड अप्रोच बेस्ट ऑप्शन है, और उसमें अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स को भी अपनाना है और अलग अलग डेटा कलेक्शन के टूल्स को भी अपनाना है। इंटरव्यू शेड्यूल में हम सीधे तौर पर क्वेश्चंस ऐसे रखते हैं जिनमें लीडिंग क्वेश्चन ना हो, बायस ना हो। अब लीडिंग क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं, जैसे मैंने अगर प्रश्न किया किसी से, कोई महिला पार्टिकुलर किसी फैमिली प्लानिंग मेथड को इस्तेमाल करती है, हम उससे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आप पार्टिकुलर किसी कंडोम का इस्तेमाल करती हैं कि नहीं करती हैं। अब वो महिला पता नहीं फैमिली प्लानिंग के मेथड्स अपना रही है या नहीं अपना रही है, हम सीधे वो अपनाती है कि नहीं उस पार्टिकुलर को। तो सबसे पहले हमें प्रश्न ऐसा रखना चाहिए कि क्या आप कभी भी अपने लाइफ में परिवार नियोजन के साधनों को प्रयोग की हैं या इस्तेमाल की हैं, चाहे वो महिला से पूछना है या पुरुष से भी, दोनों के लिए। फिर अब अगर वो प्रश्न करता है, उत्तर मिलता है कि हाँ, तब उसके अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर हाँ आपने उत्तर बताया कि आप प्रयोग करते हैं, तो फिर अगला क्वेश्चन होगा कि कौन कौन से मेथड्स प्रयोग करते हैं, ना कि स्पेसिफिक एक मेथड का। क्योंकि हम लीड कर देंगे तो वो आंसर सीधे यस या नो में हो सकता है कि वो दूसरा मेथड अपना रहा हो या तीसरा मेथड अपना रहा हो, बहुत सारे मेथड्स। ऐसे ही अब और उदाहरण लें कि कुछ इंटरव्यू हम अपने आप में ही अगर बायस हो रहे हैं कि हम गांव के लोगों से इंटरव्यू लेने के लिए हम इंटरव्यू शेड्यूल डिजाइन किए हैं, तो उसमें अगर हमने बहुत बड़ी बड़ी शब्दावली यूज कर दी, हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें या एंथ्रोपोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें, तो हो सकता है कि वो बिल्कुल ट्रुथ होंगी, लेकिन वो गांव का व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। तो हमें जो टर्मिनोलॉजी यूज करना है उसका स्वरूप भी न बदले, यानी उसका मीनिंग भी न बदले, लेकिन उस पार्टिकुलर भाषा में भी होना चाहिए, और उस पार्टिकुलर भाषा के साथ साथ उस उन लोगों की कल्चर के स्पेसिफिक कि उसको किस रूप में समझ रहे हैं। एक एग्जांपल मैं
बताऊंगा कि कई चीजें कोई जरूरी नहीं कि एक जगह पर वो टैबू इशू है, दूसरी जगह पर हो सकता है कि टैबू इशू ना हो। तो प्रश्नों को रखते समय हमें टैबू इश्यूज को, एथिकल इश्यूज को भी ध्यान रखना है। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे कि कैसे हमें 7-8 चीजों को किन आधार पर हमें इंटरव्यू शेड्यूल जब हम डेवलप करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखनी चाहिए। एक तो स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन नीडेड, ये पॉइंट चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कि हमें कौन से सूचनाएं प्राप्त करनी है, ये स्पेसिफिक होना चाहिए। और खास तौर से इंटरव्यू शेड्यूल या क्वेश्चनर के माध्यम से कौन सी लेनी है, ये भी स्पेसिफिक। फिर उसके बाद स्पेसिफाई द इंटरव्यूइंग मेथड, हम इंटरव्यू का मेथड कौन सा अपनाएंगे, फेस टू फेस अपनाएंगे, टेलीफोनिक अपनाएंगे, कंप्यूटर असिस्टेड अपनाएंगे। आजकल बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं और लोग तरीके अपनाते भी हैं। आमतौर पर जो पहले हम लोग यूज करते थे उसको पैपी कहते थे, पेपर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग। फिर हम कैपी पर आ गए, कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यूइंग। और आजकल और भी मोबाइल असिस्टेड आ गया है। तो टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना है और साथ में कौन सा इंटरव्यू मेथड हम अपनाएंगे, इस चीज को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तीसरी बात है कि डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चंस। तो हमें कौन कौन से प्रश्न लेने हैं और किस कैटेगरी में लेने हैं, व्यक्तिगत कौन से प्रश्न हमें पूछने हैं, कौन से हमारे रिसर्च के लीडिंग क्वेश्चन यानी रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैसे हम मोटिवेट करते रहे यानी हमारे क्वेश्चन का सीक्वेंसिंग कैसा होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें हमें बना के रखना है। फोर्थ पॉइंट है डिजाइन द क्वेश्चंस टू ओवरकम द रिस्पोंडेंट्स इनएबिलिटी एंड अनविलिंग टू आंसर, यानी ऐसी चीजों को अवॉइड करना है कि उत्तरदाता बोर हो जाए या उत्तरदाता इच्छा न करे उत्तर देने का। तो सीक्वेंसिंग भी हमें ऐसी रखनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, अगला पॉइंट यानी पांचवा, कि डिसाइड ऑन द क्वेश्चन स्ट्रक्चर, यानी प्रश्नों का कौन से हमें प्रश्नों को ओपन इंडेड रखना है और किसको हमें क्लोज्ड इंडेड रखना है। कुछ चीजों में हमें क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ चीजों में हमें ओपन इंडेड रहते हैं। और क्लोज्ड इंडेड क्यों हम कर लेते हैं कई बार क्वेश्चंस को, उनके स्पेसिफिक ऑप्शन आपके पास हैं। अब जैसे हम अगर प्रश्न कर रहे हैं कि आपके परिवार का प्रकार क्या है, तो जब परिवार का प्रकार हम देख रहे हैं तो उसमें हमें मालूम है कि आमतौर पर 3 तरह के जो परिवार हैं और 3 तरह के परिवारों में न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। लेकिन आजकल एक और तरह का जो मेडिकल साइंस के लोग यूज करते हैं, ब्लेंडेड फैमिली। तो हमें 4 के अलावा तो 5वां है नहीं परिवार का तरीका। तो इस तरह से हमें परिवार के स्वरूप में तो हम क्लोज्ड इंडेड कर लेंगे कि इनमें से कौन से तरह का आपका परिवार है, आपकी या आपके परिवार का स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर तो क्लोज्ड इंडेड हो जाएगा। लेकिन जहां पर हम उनके विचार को खोलते हैं, विचारों को जानना चाहते हैं, उस कंडीशन में हम ओपन इंडेड प्रश्न रखेंगे कि आप इस बात से किस हद तक एग्री हैं। जैसे आपको मूवी देखना अच्छा लगता है या नहीं लगता है, अगर नहीं कर दिया, या प्रश्न किए कि हाँ अगर अच्छा लगता है तो किस हद तक, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह के। यानी यहाँ पर स्केलिंग मेथड, यानी जब आप लिकर्ट स्केल या और दूसरे स्केल्स की तरह से, तो आपके प्रश्नों को स्ट्रक्चर करने का जो डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको हमें देखना है। फिर डिटरमाइन द क्वेश्चन वर्डिंग, उनके शब्दों को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, किसी भी महिला से अस्पताल में जब वो बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद में अगर पूछ लिए कि क्या आपने बच्चे को दूध पिलाया या नहीं पिलाया 1 घंटे का स्तनपान जानने के लिए, सीधे आंसर आएगा यस। क्यों? क्योंकि महिलाओं को बार बार
सूचनाओं के माध्यम से, चाहे वो आशा आंगनवाड़ी एएनएम के माध्यम से मिली हो, चाहे टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से मिली हो, लेकिन उसको ये मालूम है कि बच्चे को 1 घंटे के अंदर दूध पिलाना चाहिए, दूसरी चीज नहीं पिलानी चाहिए, तो वो आंसर हाँ में आ जाएगा। अब ये लीडिंग हो गए। लेकिन अगर इसी को हम 2-3 क्वेश्चंस के टुकड़ों में बांट दें कि आपका बच्चा जब हुआ उसके बाद कितनी देर बाद आप वार्ड में आई लेबर रूम से, बच्चे को आपने क्या खिलाया पिलाया, और कोशिश करिए कि दादी नानी जो मौजूद हैं उनसे भी पूछिए कि आपने क्या क्या चीजें बच्चे के लिए लाई हैं, नया मेहमान आया है, तो ऐसे ओपन एंडेड प्रश्न होने चाहिए। तो वो खुल करके बताएंगे कि हमने शहद चटा दिया, या बकरी का दूध पिला दिया, या गाय का दूध पिला दिया। अगर वो कहते कि माँ का दूध पिलाया, तब फिर आपको पूछना है कि कितनी देर में, बच्चा जब हुआ था उसके कितनी देर बाद। वो कहते हैं कि लेबर रूम से आने के बाद, तो लेबर रूम से यहाँ वार्ड में आई तो उसमें कितना गैप हुआ, यानी कितनी देर बाद आई, आधा घंटे लगा, 15 मिनट बाद आ गई, 1 घंटे बाद आई, क्योंकि वार्ड में आने के बाद का समय अलग अलग महिला के लिए अलग अलग हो सकता है। सिजेरियन सेक्शन वाले में अलग होगा समय, नॉर्मल डिलीवरी में अलग होगा, और कुछ स्पेसिफिक और कोई कारण है उनमें अलग होगा। तो अलग अलग चीजों के लिए ओपन प्रश्न होने चाहिए। अब अगला अगर हम ध्यान दें तो ऑर्डर, प्रश्नों के पूछने के तरीके, माने कि कौन सा प्रश्न पहले रहेगा, कौन सा बाद में रहेगा, इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए। आइडेंटिफाई द फॉर्म एंड लेआउट, आपका स्पेसिफिक ये भी पता रहना चाहिए कि हमें कौन से प्रश्न के बाद कौन सा पूछना है। ये इस बात के लिए हमें पहले से याद होना चाहिए रिसर्चर को। इसीलिए बात सबसे अच्छा तो ये होता है कि रिसर्चर खुद क्वेश्चनर बना रहा है और खुद उसको पढ़ा है, खुद उसका टेस्टिंग किया है, तो उसको याद रहता है। और किस प्रश्न की कितनी इंपॉर्टेंस है, इस चीज को भी अगर माइंड में रखेंगे तो उसको कौन सा प्रश्न हमें पहले रखना है, कौन सा लास्ट में रखना है, कौन से ऑब्जर्वेबल है, ये हम प्रश्नों में नोट कर लेते हैं कि किनको हम देख करके। अब जैसे घर में है, बिजली पंखा चल रहा है, देख रहे हैं, फिर भी हम प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आपके घर में बिजली है, तो जरूरत ही नहीं है। इसको ऑब्जर्वेबल, आपके घर में पानी के स्रोत क्या हैं पूछ सकते हैं। लेकिन अगर दिख रहा है कि घर में टैप लगा है और उसमें पानी आ रहा है, तो उसका प्रश्न पूछने का कुछ ऑब्जर्वेबल वाले आंसर होते हैं, इनको भी ध्यान में रखने। हाँ, उनका यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये अलग चीजें हैं। तो हमें एक्सेसिबिलिटी, यूज, ये अलग अलग चीजों के प्रश्न का हम किस तरह से लेना चाह रहे हैं। शौचालय की उपलब्धता है या नहीं है, ये अगर पूछ रहे हैं तो इसका हो सकता है कि किसी के घर में शौचालय बना हो, वो बच्चों के लिए एक्सेसिबल है या नहीं, महिलाओं के लिए एक्सेसिबल है या नहीं, ये दूसरा प्रश्न होगा। उस ठीक एक्सेसिबल तो है, लेकिन उसका यूज करते हैं कि नहीं, ये तीसरी बात होगी। तो अलग अलग प्रश्नों के मकसद अलग अलग हैं और उनके, इसीलिए हमें प्रश्नों का ऑर्डर कैसे रखना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इसको लेआउट बनाना है और प्रोड्यूस क्वेश्चनर, और जब ये सब चीजें बना देंगे तो फिर हम क्वेश्चनर का एक फ्रेम पूरा फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। और जब आप क्वेश्चनर का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसकी प्री टेस्टिंग करते हैं। और प्री टेस्टिंग क्यों करते हैं क्वेश्चनर की? क्योंकि उसमें कुछ चीजें जो सोसाइटी के लोग जिनके ऊपर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सब कुछ लैब में नहीं कर रहे हैं, हमारी लैब सोशल साइंटिस्ट के लिए लैब फील्ड है। फील्ड का मतलब समुदाय है, समाज है, और उसके लोग, हो सकता है कि हम अनुमान लगाएं कि बहुत सारे, हम अगर हमारी पॉपुलेशन मुस्लिम कई बार बायस कर जाते हैं और छोटी सी चीज से बायस हो जाते हैं कि हमें मालूम है कि इस पार्टिकुलर जिले में या जो हमारा अध्ययन क्षेत्र है वहां के पॉपुलेशन मुस्लिम है। हम पहले से ही अनुमान लगा लिए कि बहुत सारे उर्दू वर्ड्स को वो ज्यादा अच्छे से समझते हैं, या प्रश्नावली उर्दू में बना दें तो ज्यादा अच्छे। कोई जरूरी नहीं। मुस्लिम होने का मतलब ये नहीं है कि वो उर्दू जानते ही होंगे, वो भाषा वहाँ हिंदी भी बोलते होंगे। तो वहाँ के लिए कौन सी अप्रोप्रिएट लैंग्वेज है,
वहां के लिए कौन से प्रश्न एप्रोप्रिएट होंगे, इसको ध्यान में रखने के लिए हमें क्वेश्चनर का या प्रश्नावली का फील्ड टेस्टिंग करते हैं। और कल्चरल एसिमिलेशन का भी इम्पैक्ट होता है। ये नहीं कि हिंदू हैं तो पर्टिकुलर वो स्पेसिफिक रिलीजन को के तरीके ही अपनाएंगे। जो जैसी समाज में एक दूसरे के साथ रहते हैं उसके भी इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो हमारे प्रश्नों में भी उस तरह के सवाल होने चाहिए। जैसे हम अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो जो पॉपुलेशन मिक्स पॉपुलेशन होती है और खासतौर से जहां जो पॉपुलेशन डोमिनेंट होती है उसकी फूड हैबिट दूसरी पॉपुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो हमें ये इम्पोर्टेंट चीजें ध्यान में रख करके प्रश्नावली को एक दो सवाल हम आपको बताएं कि कैसे हम क्वेश्चंस को जो है एक साथ दो सवालों को मिक्स नहीं करना है। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं इनकरेक्ट क्वेश्चन का कि डू यू थिंक कोको कोला इज टेस्टी एंड रिफ्रेशिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी आपने पहले ही कह दिया कि कोको कोला, क्या आपके हिसाब से कोको कोला टेस्टी है और वो हमें तरोताजा करने वाली एक सॉफ्ट ड्रिंक है, तो ये तो इनकरेक्ट है, आप लीड कर दिए। इसी को दूसरे करेक्ट तरीके से हम पूछ सकते हैं कि डू यू थिंक कोको कोला इज अ टेस्टी सॉफ्ट ड्रिंक, यानी कोको कोला जो है आपके हिसाब से क्या कोको कोला सॉफ्ट ड्रिंक टेस्टी है, तो वो हाँ या नहीं में जवाब देगा। कुछ हो सकता है कि अगर हमने स्केलिंग सिस्टम में तो कुछ हद तक, बहुत हद तक, बिल्कुल नहीं, इस तरह के आंसर आ सकते हैं। तो हमें प्रश्नों को पूछने का तरीका, आप जूता पहनते हैं या नहीं पहनते हैं ये प्रश्न पूछना पहले जरूरत है। मान लीजिए जूते के लिए पूछ रहे हैं तो सबसे पहले प्रश्न होगा कि आप जूता या चप्पल पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, हाँ या ना में जवाब आएगा। अगर हाँ में आता है तो फिर उसके लिए अगला क्वेश्चन होगा कि क्या आप जूता पहनते हैं, तब हाँ अगर आंसर आता तो उसके लिए फिर किस कंपनी का जूता यूज करते हैं या पहनते हैं। ये नहीं सीधे कि क्या आप बाटा कंपनी या नाइक कंपनी का जूता खरीदते हैं, सीधे हमारे सवाल नहीं होने चाहिए। दो तीन चीजें और सेंसिटिव होने चाहिए, क्योंकि हमें सामने वाले रिसर्चर हर जगह पर जहां पर आपके सेंसिटिव क्वेश्चंस हों, क्योंकि कई बार हम रिसर्च ऐसे इश्यूज पर करते हैं जैसे फैमिली प्लानिंग, किसी के लिए तो सेंसिटिव इश्यू होगा, किसी के लिए नहीं होगा। खास तौर से एनएफएचएस के अगर हम डेटा को ध्यान दें तो उसमें बहुत सारे ऐसे इंटीमेट रिलेशन से रिलेटेड सवाल हैं। अब उन इंटीमेट रिलेशंस के सवालों को बहू के सवाल हम सास के सामने अगर पूछेंगे तब फिर वो आंसर सही नहीं आएंगे। तो हर बार ये मेंशन कर देना है नोट में एक हाईलाइट करते हुए कि इस प्रश्न के समय ध्यान रखना है कि कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं खड़ा है, और अगर खड़ा रहा है तो सबसे बाद में लिखना, यानी उस प्रश्न के आंसर लिखने के बाद में कि 10 साल से छोटा बच्चा तो नहीं था, 10 साल से बड़ा कोई पुरुष तो नहीं था, 10 साल से बड़ी कोई महिला तो नहीं थी। तो उसके आंसर यानी कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है किसी की विजिबिलिटी, किसी का प्रेजेंस, दूसरे का प्रेजेंस। तो इसलिए हमें सेंसिटिविटी भी रखना है और उस प्रश्नों के बनाते समय ही इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सोसाइटी के लिए तो टैबू है लेकिन वो एक सोशल फैक्ट तो है। जैसे सोसाइटी के लिए तो टैबू है कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, ये तो सब लोग जान रहे हैं, लेकिन ये एक सोशल फैक्ट है, एग्जिस्ट कर रहा है कन्या भ्रूण हत्या। तो इसके लिए हमने जैसे सैंपलिंग बताया था तो उसमें स्नोबॉल सैंपलिंग ऐसे मेथड में अपनाएंगे। तो इसके लिए हमें ऐसे प्रश्न के लिए हमें प्रश्नावली नहीं या क्वेश्चनर नहीं हमें सहयोग कर पाएगी। वहां पर हमें इन डेप्थ इंटरव्यू या हमें ऑब्जर्वेशन, ऐसे बहुत सारे और तरीके, जीनियोलॉजी एक फूको का मेथड है, माइकल फूको हैं, उन्होंने यूज किया है टर्मिनोलॉजी जीनियोलॉजी। उसका कई बार हम हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थी करते हैं कि हाँ जीनियोलॉजी का ट्रांसलेशन
वंशानुगत या वंशानुक्रम कर देते हैं या वंशावली कर देंगे। हिंदी पर मत जाइए। वो प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है, यानी कोई भी चीज, मान लीजिए हम रिसर्चर से प्रश्न करते हैं तो जीनियोलॉजिकल मेथड यूज किया, तो वो वंशावली का मतलब ये एक पीढ़ी से, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरी पीढ़ी से नहीं मतलब है। वहां पर हमें किसी भी कल्चर, किसी भी सोसाइटी की ओरिजिन, उसके पाथ, उसके आगे प्रोग्रेस करने के तरीके को ऑब्जर्व करने, उसको एनालिसिस करने का मेथड है। तो चाहे हमारी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करने का तरीका है, हर चीज में हमें बायस होने से बचना है। टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। हमें बायस होने से भी बचना है और रिसर्च के गैप को भी ध्यान में रखना है। अब हमें एक समरी अगर देखें तो शॉर्ट में अगर हम की चेकलिस्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चनर बनाते समय क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो पहला हमने आप लोगों को बताया कि स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन नीडेड। तो इसमें हमें कौन सी प्रश्नों को हमें लाना है, उनको हमें कैसे लाना है, किस मेथड के माध्यम से लाना है वो, और उसके लिए पहले से ही हमें डमी टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि जो है प्रश्नावली के बेस पर हम जब प्रश्न तैयार होंगे, वो प्रश्नावली बाद में बनकर के आएगी और डेटा कलेक्ट होकर के आएगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से या SPSS के माध्यम से या और भी एक्सेल के माध्यम से या CS Pro के माध्यम से, जो भी एटलास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, किसी के भी माध्यम से हम टेबल जनरेट करेंगे। हमें जनरेट टेबल तो तब होगी, डेटा तो तब आएगा, नंबर, न्यूमेरिक, परसेंटेज तब आएंगे, लेकिन हमें एक प्रश्नावली के बेस पर हमें एक डमी टेबल तैयार कर लेनी चाहिए तो हमारे सामने पहले से ही तैयार रहेगा कि किस तरह का हमारा प्रश्नों के उत्तर आएंगे और उनके एक अनुमानित आपका फ्रेमवर्क पहले से ही तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज, क्लियर आइडिया ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। आपका पॉपुलेशन कौन सा है, इस चीज का क्लियर आइडिया होना चाहिए। तो दूसरी चीज हमने जो आपको बताई, स्पेसिफाई द इंटरव्यूइंग मेथड, तो उसमें हमें पहले ही बता दिया कि दो चीजें, आपका कंप्यूटर असिस्टेड है या पेपर असिस्टेड है या मोबाइल असिस्टेड है, आपका उत्तरदाता किस में फिजिबल है, किस चीज में जो है सही से जवाब दे पाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें देना है, यानी बनाना है प्लान, ना कि अपनी सुविधा के हिसाब से। आपकी सुविधा हो सकता है कि कंप्यूटर में ज्यादा हो, लेकिन मालूम हुआ कि ऐसी पॉपुलेशन के साथ में हम काम कर रहे हैं जो जिसने जीवन में कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं, कंप्यूटर देख करके ही वो भड़क जाए। तो इस चीजों को हमें पहले से ही पता लगा करके रखना चाहिए। और जिन प्रश्नों को हमें लाना है वो कितने आवश्यक हैं, कितने आवश्यक हैं प्रश्न। कई बार हम प्रश्नों को बनाते जा रहे हैं, कई बार बहुत सारे इरिलेवेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं बनते समय। तो उन इरिलेवेंट क्वेश्चंस को हमें माइनस करना है, और वो माइनस कब करेंगे, जब हम फील्ड टेस्टिंग करते हैं और उस पर उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से भी ओपिनियन ले लेते हैं। अब वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा नामी प्रोफेसर ही हो, बहुत बड़ा स्टैटिस्टिशियन भी हो, जो भी हो सकता है कि वो आपका विद्यार्थी भी हो, आपका जूनियर भी हो। इसमें ज्ञान को अर्जन करने में हमें कभी भी ईगो नहीं लाना है। हो सकता है कि हमारा छोटा भाई, छोटी बहन को ज्यादा स्टैटिस्टिक्स अच्छी आती हो, किसी पार्टिकुलर एरिया में कोई व्यक्ति जो आपसे बहुत कम उम्र में कम है, उसको उसमें ज्यादा ज्ञान है, तो उससे राय लेने में कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जो भी हम प्रश्नों को फ्रेमवर्क कर रहे हैं, उनमें डिसाइड कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन हमें पहले लाना है, कौन सा बाद में, कौन सा ओपन एंडेड होना है। क्वेश्चन वर्डिंग में कहां पर हमें
व्हाट यूज करना है, कहाँ पर हु यूज करना है, कहाँ पर व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इन चीजों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि सामने वाले से हमें पूछने के लिए कई बार हम रिसर्चर्स को अगर ध्यान में देखें तो कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र वाइज भाषा होती है, तो हमें क्षेत्र वाइज भाषा को भी ध्यान में रखना है। और क्षेत्र की भाषा के साथ साथ उनके बोली के जो टोन है, आपके जेस्चर हैं, इनका भी ध्यान में रखना है कि कौन हमें पहले से ही इंस्ट्रक्शंस देने हैं रिसर्चर्स को, क्योंकि हर बार हम फील्ड इन्वेस्टिगेशन एज ए रिसर्चर, एज ए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं करते हैं। हम अपने अंडर में कुछ फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स, रिसर्च सुपरवाइजर, रिसर्च टेक्निक असिस्टेंट्स, इस तरह के लोगों को हम अपॉइंट करते हैं। तो हमें उनको एक तो प्रॉपर ट्रेनिंग तो देनी ही है, लेकिन उनको वहां पर फील्ड में कैसे ये प्रश्नों को डील करेंगे, उनके लिए इंस्ट्रक्शन गाइड मैनुअल भी बना करके कि अगर कोई किसी प्रश्न पर अटक रहा है, एक एग्जांपल यहाँ पर हम दे रहे हैं, आपके घर में बिछावन के लिए गद्दा उपलब्ध है कि नहीं है। अब गद्दा का मतलब जिसमें रुई भरी हो या कुछ स्पेसिफिक जिसको कि सॉफ्ट कर सके, ऐसी चीजें भरी हुई हो कपड़े के अंदर, तब तो वो गद्दा कहलाएगा। लेकिन एक एनएफएचएस में ऐसे सवाल आया और एक लोगों ने पूछा कि क्या हम जो कथरी बोली जाती है, गुदड़ी बोली जाती है, जिसमें पुराने कपड़ों को भर करके बनाया जाता है, यानी एक लेयर बनाते हैं, क्या वो गद्दा कहलाएगा? तो उसको गद्दा नहीं कहेंगे। तो गद्दा का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, वो हमें मालूम होना चाहिए। या ऐसे सवाल कि आप क्या मच्छरदानी, ऐसी मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं जिसमें कोई इंसेक्टिसाइड्स लगे हैं। अब गांव का आदमी उसको मालूम ही नहीं कि इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है, कीटाणुनाशक क्या होता है। तो आपको सवाल पूछते समय उसको इंस्ट्रक्शन ऐसे बता करके पहले से रखें कि इस प्रश्न को पूछते समय ध्यान रखें कि आपको मच्छरदानी जो घर में यूज कर रहे हैं उसमें क्या कोई पहले से ही दवाई लगी हुई है। अब वो हो सकता है कि उसको ना मालूम हो, तो उसको दिखाइए कि ये कुछ पर्टिकुलर पंपलेट बना लेकर के जाइए कि जितनी भी कंपनियां इंसेक्टिसाइड यूज के साथ में बनाती हैं उनका, कि इनमें से किसी कंपनी, पार्टिकुलर कंपनी का तो नहीं आपने जो है मच्छरदानी लिया था, तो अगर उसका बता देता है तो आपका सही कैसे हम क्षेत्र के हिसाब से, उनकी भाषा के हिसाब से, अवलोकन के माध्यम से कि कैसे हम सटीक आंसर लाएं, इस चीज के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस भी एक मैनुअल अलग से बना करके देना होगा कि उसमें कोई अगर अटकता है फील्ड इन्वेस्टिगेटर तो हम उसको कैसे मीनिंग निकालें वहां, क्योंकि हर बार आपके पास फोन नहीं किया जा सकता एज ए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। तो एक अरेंज करना है एक प्रॉपर ऑर्डर में, कौन सा सिंपल क्वेश्चन, अट्रैक्ट ओपन करने वाले क्वेश्चंस या इंटरव्यू शुरू करने वाले क्वेश्चंस जिनका कोई मीनिंग नहीं होगा रिसर्च के लिए। जैसे क्या आपका हालचाल है, आपके गांव की कौन सी अच्छी बातें हैं, आपके गांव का नाम इस तरह से क्यों पड़ा, ऐसे सवाल जिनका कोई आपकी स्टडी से बहुत ज्यादा हो सकता है कि रिलेवेंस ना हो, लेकिन वो आपको प्रश्नों को शुरुआत करने के लिए, माहौल को अच्छा हेल्दी बनाने के लिए, तो ऐसे शुरुआत में कुछ ऐसे प्रश्न भी रखने की जरूरत होती है कि जिनको कोई मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन वो आपके प्रश्नों को या उत्तर लेने के तरीके को शुरुआत करने के लिए वो मददगार साबित होंगे। और हटाने कौन से हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कैसे सवालों को हटाना है। तो ऐसे सवालों को हटाना है जिनकी वर्डिंग गलत है या जिनकी करेक्ट करने की जरूरत तो करेक्ट करना है,
या किसी पार्टिकुलर एक स्थान से नहीं, वहां पर नहीं अपनाया जाना चाहिए, सवाल दूसरी जगह पर ले जाना चाहिए, यानी शिफ्टिंग भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि हटाने का मतलब सीधे उसको एलिमिनेट कर देना है। और रिस्पोंडेंट के लिए वो उसमें कहीं पर वर्डिंग की जरूरत है, कहीं पर एक्चुअल सर्वे के लिए जब हम फील्ड टेस्टिंग करते हैं, पायलट टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें कैसे हमें प्री टेस्ट के बाद में हमें पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से आएंगे, कुछ हो सकता है कि ऑब्जर्वेबल हैं, तो उनमें नोट इंडिकेटर्स बनाने की कहीं पर जरूरत पड़ेगी। अब वैरायटी भी हो सकती है डिफरेंट उसके लिए, सैंपल साइज के हिसाब से भी, क्योंकि इतना लार्ज भी नहीं होना चाहिए। मालूम है कि आपका सैंपल साइज लंबा है और क्वेश्चनर भी या प्रश्न अनुसूची भी बहुत लंबी आपने कर दी, तब तो फिर जब अनुसूची लंबी होगी तो फिर लोग भागते हैं। और खास तौर से अगर ध्यान दीजिए, मार्केट रिसर्च के जितने भी प्रश्नावली होती हैं, उनको आप देखें 30-40 पेज, 50 पेज, 100 पेज के प्रश्नावली, यानी 1100 क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन तक कोई नहीं आंसर देगा। तो ऐसा प्रश्नावली हमें नहीं बनाना है कि सामने वाला प्रश्नावली या स्ट्रक्चर को ही देख करके आपसे कहे हाथ जोड़ ले। तो हमें आमतौर पर जो प्रश्नावली होना चाहिए, कंक्रीट प्रश्न होने चाहिए, और कोशिश करिए कि वो एक वेल डिजाइन हो। 10 से 12 पेज में मैक्सिमम, 5-6 पेज में अगर आ जाए, आपकी अगर जरूरत पूरी कर रहा है तो 5-6 पेज में, 2 पेज में अगर आपके प्रश्नों का आंसर आपकी रिसर्च के लिए जरूरी है तो 2 ही पेज का, केवल ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े रिसर्चर हैं या हम बहुत बड़े विद्वान हैं, इसलिए प्रश्नावली को बहुत नहीं बढ़ाना चाहिए। और उसके सिंपल साइज के हिसाब से और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को बनाना है। अब हमें कुछ चीजें कभी भी ध्यान रखना है कि हमें फील्ड टेस्टिंग और ये जितने भी करने हैं प्रश्नावली बनानी, पहले तो हमें कंप्यूटर पर, सब आजकल कंप्यूटर पर बनाते हैं, और रिसर्चर के लिए ये भी हम सजेस्ट करेंगे कि कोशिश करिए कि अपने आप खुद चीजें बनाना सीखें, करना सीखें, क्योंकि कई बार हम जब दूसरे से ड्राफ्टिंग करवाते हैं तो आप कुछ करना चाह रहे हैं, टाइम बहुत उससे किल होता, तो अपने आप को खुद को बिल्ड करना है। सॉफ्टवेयर से भी किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए डरिए नहीं, सब चीजें उपयोग हो सकती हैं और हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, और चाहे वो शहरी क्षेत्र के हैं, सब चीजें आज पॉसिबल है। थैंक यू। हेलो। थैंक यू हेलो। डॉक्टर अनिल। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर। हाँ सुनाई दे रहा है। डॉक्टर, मैं डॉक्टर क्रांति और डॉक्टर राघवेंद्र नारायण से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें। आपकी आवाज आ रही है? हाँ ठीक, ओके। हेलो विनीता जी, आवाज आ रही है? हाँ क्रांति मैडम आ रही है। नमस्कार अनिल सर। नमस्कार। हेलो। हाँ जी। हेलो। सर, हाँ यहाँ सुन रहे हैं जी सर। सर, यहाँ साधना गुप्ता का सवाल है पहला। थोड़ा जी। साधना गुप्ता का पहला सवाल है कि क्या प्रश्न से पर्याप्त डेटा मिल जाएगा? क्या फील्ड स्टडी किए बिना हमारा रिसर्च? आपकी आवाज कट रही है। हेलो। हेलो। सर आप कंटिन्यू करें। हाँ मैम। आवाज पहला कट रही है। क्वेश्चन है साधना गुप्ता जी का। सर मिनिमम कितने क्वेश्चन होने चाहिए एक क्वेश्चनर में? ये आपका क्वेश्चनर डिपेंड करता है कि कितना इंडिकेटर्स हैं, कितना बड़ा रिसर्च है, कितना आपके पास फंडिंग है, कितना आपके पास टाइम है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन आमतौर पर जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए उनके
कंटेंट के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव लेते हैं उसके हिसाब से 100 क्वेश्चन तक सीमित करना चाहिए आमतौर पर, 100 से 150 क्वेश्चन तक मैक्सिमम। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं का है कि प्लेजरिज्म चेक कैसे करें, क्या कोई जी। सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इसके लिए? प्लेजरिज्म चेक। हाँ, प्लेगरिज्म चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर हैं, और वो लाइब्रेरीज में, जैसे लखनऊ में है, टैगोर लाइब्रेरी में है, या बीएचयू में है, लाइब्रेरी में, सभी जगह जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनकी लाइब्रेरीज में प्लेगरिज्म चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, और उससे फ्री ऑफ कास्ट चेक होता है, वहां के लाइब्रेरियन से रिक्वेस्ट करके हो सकता है। ऑनलाइन भी है, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप लाइब्रेरी में जाकर के, वो क्योंकि यूजीसी ने उसको रिकमेंड कर रखा है, लाइब्रेरी में जो इनक्लिपनेट का आता है, तो उससे हो सकता है। जी। सर एक क्वेश्चन उमेश जी ने पूछा है कि पब्लिक जी। सेक्टर बैंक्स का डेटा कलेक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा? पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या चीज जानना चाह रहे हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक डेटा की कलेक्शन। सर्विस को? नहीं, डेटा कलेक्शन अब उसके सर्विस को देखना चाह रहे हैं कि उसका वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना चाह रहे हैं? आप पब्लिक सेक्टर बैंक में कौन सी चीजें देखना चाह रहे हैं? उनकी सर्विसेज को देखना चाह रहे हैं कि क्या देखना है उस पर्टिकुलर, उससे देखना क्या चाह रहे हैं? सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक Next सेक्टर question बैंक के है लिए सविता इंट्रोड्यूस। जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डमी वेरिएबल? हाँ मैडम पूछिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट जी। इज डमी वेरिएबल? देखिए, डमी वेरिएबल, कुछ हम वेरिएबल्स को डमी तौर पर रख लेते हैं, बना लेते हैं अपने रिसर्च क्वेश्चंस के लिए, पहले से ही प्लान कर लेते हैं। जी। ओके सर। आवाज आपकी कट रही बार बार। हेलो, आवाज आ नहीं रही। हेलो, सर आप ही कंटिन्यू आवाज करें, नहीं आ रही। नेटवर्क प्रॉब्लम है लग हेलो। रहा है। हाँ मैम पूछते हैं। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है। सर हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चंस का कोई फिक्स्ड सीरियल होना जरूरी है? हाँ, फिक्स्ड सीरियल इसलिए वो पर्टिकुलर रिसर्च के सापेक्ष होता है। देखिए, फिक्स्ड हर रिसर्च के लिए अलग होगा, लेकिन वो फिक्स इसलिए किया जाना जरूरी है क्योंकि आपका कौन सा प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाले प्रश्न कोशिश करिए कि शुरुआत के उसमें आ जाएं, क्योंकि बहुत मालूम हुआ कि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कई बार रिसर्च जो आपका रिस्पोंडेंट है वो बोर होने लगता है, या कोशिश करता है कि जल्दी से खत्म हो, तो वो सही आंसर नहीं देता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो शुरुआत में रखने चाहिए, यानी एकदम शुरुआत के बाद, जो आपके इंटरव्यू शुरू करने के कुछ ही मिनट बाद ही शुरू हो जाने चाहिए अच्छे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक प्लान तो, ऑर्डर तो होना चाहिए। बिना ऑर्डर के आप अगर प्लान करेंगे तो फिर आप सही सटीक इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे। जी। There is another question from Manoj Kumar Singh. In scientific researches, to what extent questionnaire is essential? देखिए, मैंने इसेंशियल साइंटिफिक रिसर्च के लिए जब हम साइंटिफिक टर्म कर रहे हैं तो वहां पर हम टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की भी बात करेंगे, क्योंकि जहां पर हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, साइंटिफिक रूप में हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो फिर हमें तीन चीजें जो मैंने ऑब्जेक्टिव शुरू में बताए थे कि
स्पेसिफिक क्वेश्चंस होने चाहिए और उनका मोटिवेटिंग होना चाहिए और मिनिमाइज द रिस्पांस एरर्स। तो जब हम एरर्स को मिनिमाइज करेंगे तो इसके लिए हमें क्वेश्चनर मेथड या इंटरव्यू शेड्यूल, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड होता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। जब आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं तब आपके लिए इंटरव्यू शेड्यूल या क्वेश्चनर इंपॉर्टेंट है, लेकिन केस स्टडी या इन डेप्थ इंटरव्यू FGD वो भी साइंटिफिक हैं, उनके भी डेटा कलेक्ट किए हुए साइंटिफिक हैं। तो कौन से कंटेंट हमें लेना है, कौन से पर्टिकुलर डेटा को लेना है, उसके लिए अलग अलग टूल्स, अलग अलग डेटा, अलग अलग सूचनाओं के लिए अलग अलग अपनाने पड़ेंगे। सब कुछ बस उसका मेथड आपका डेटा कलेक्ट करने का सही होना चाहिए। और खास तौर से जब हम क्वालिटेटिव डेटा लेते हैं तो रिसर्चर शुड बी मेंटेन देमसेल्व्स एज ए टूल। रिसर्चर खुद अपने आप में एक उपकरण की तरह से काम करे, उसमें खुद में बायसनेस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, इवन घर के सदस्य का ही क्यों ना इंटरव्यू लेना हो, तो चीजों को नहीं। हालांकि रिसर्चर को अवॉइड करना चाहिए नजदीकी लोगों के साथ इंटरव्यू लेने में। थैंक यू Sir, one question is from Mr. Deepak Kumar. How to find error in collection जी। data? हाउ टू How to find error in collection data, collected data? हाँ, कलेक्टेड डेटा में एरर्स फाइंड कर लेते हैं, उसका तरीका हम बता रहे हैं। हर क्वेश्चनर में इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ होते हैं। हो सकता है कि जो चौथे नंबर पर सवाल हो वो 24 नंबर के सवाल से कुछ इंटर रिलेट कर रहा हो और उससे पकड़ में आ जाते हैं सवाल के आंसर्स। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं, एक क्वेश्चनर एक मेरे स्टूडेंट को ही डेवलप करवाया था और उसने डेटा जब कलेक्ट किया और वो डेटा में लिखा कि जब SPSS से डेटा टेबल बनाया, जनरेट किया, तो मैंने कहा कि 10-12 क्वेश्चनर्स आपने घर में बैठ करके भर लिए। अब वो स्टूडेंट कहता कि सर मैंने तो नहीं भरे। हमने कहा कि तो किसी से भरवाए होंगे? कहा हाँ, अपने दोस्तों से मदद लिए थे कि वो भी फील्ड में मदद कर दिए। हमने कहा उन दोस्तों से पूछो, तो उन दोस्तों ने कहा कि हाँ घर में बैठ करके 10-12 भरे हैं। लेकिन आपने पहचाना कैसे? उन बच्चों ने भी पूछा है। तो मैंने उनका आंसर निकाला। हमने कहा कि ये पार्टिकुलर क्वेश्चन है कि आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं, और उसमें आंसर लिख रखे थे कि अंग्रेजी का अखबार, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स, और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इलिटरेट थी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड मिले होते हैं, उसी में ही बने होते हैं, जिसके बेस पर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा डेटा आपका गलत है। ऐसे ही NFHS के अगर डेटा को देखें, उसमें बहुत सारी जितनी भी प्रश्नावली हैं, महिला प्रश्नावली, पुरुष प्रश्नावली या हाउस होल्ड प्रश्नावली, सभी में कुछ न कुछ डेटा एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वो इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। अब जैसे एक और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि एक प्रश्न कि कितने जैसे गलती कहां पर करते हैं एज डिफाइन करने में। 15 साल या उससे ऊपर का रिस्पोंडेंट है, उसको लेना है। अब फील्ड इन्वेस्टिगेटर क्या करते हैं, 15 साल के बजाय 14 साल कर देंगे। अब 14 साल वाली संख्या ज्यादा आने लगेगी, 15 साल की कम आएगी, 16 साल की कम आएगी, तो इसके मतलब कि आपने चीटिंग किया है, एरर्स। तो हर एज ग्रुप में लगभग इक्वल, यानी एक ट्रेंड होगा पॉपुलेशन का, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आंसर्स आने चाहिए, तो वो पकड़ में आते हैं। अगला अरे बताइए। है एक इन्होंने लिखा है this merger of regarding merger of bank, merger of public Merger sector of? banks and its public sector banks हाँ। and its benefit
का डेटा हम्म। कलेक्शन के लिए कुछ बताइए सर। अच्छा, बस पब्लिक question सेक्टर बहुत बैंक स्पष्ट में डेटा कलेक्शन के लिए देखिए, हाँ भी, क्या जानना हाँ चाहते हाँ, हैं जी? इसमें देखिए वो पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, जितना भी पब्लिक सेक्टर बैंक में लोग लगे होंगे सब पढ़े लिखे होंगे, तो उनके लिए आप इंटरव्यू शेड्यूल के बजाय प्रश्नावली यूज करिए, उनको दे दीजिए, चाहे मेल से या बाई मैनुअली जाकर के भी दे सकते हैं, जैसे भी उन लोगों के लिए प्रश्नावली उचित रहेगा। लेकिन फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि लैंग्वेज उसके लिए उनके अप्रोप्रिएट होना चाहिए, किस भाषा को वो समझ पाएंगे। इंग्लिश वो ज्यादा अच्छा समझने वाले लोग हैं कि हिंदी समझने वाले लोग हैं या क्षेत्रीय भाषा समझने वाले, तो बैंक एम्प्लाई से हम प्रश्नावली सबसे सटीक उपाय रहेगा। जी सर, हो गया? हेलो, हाँ मैम हो गया। ठीक। हाँ अगर हो तो हाँ, अब मैं डॉक्टर पूनम को बुलाती हूँ, वो वोट ऑफ थैंक्स दें।